गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम करने जा रहे हैं दर्पण सूत्र। फॉर्मूला है 1/f=1/u + 1/v। इस फॉर्मूला को हम फ्रेंड्स यहाँ पे ड्राइव करेंगे। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है इसको ड्राइव करने का क्वेश्चन 12th में भी आता है, तो आपके ये जो क्वेश्चन है आप 12th और 10th दोनों के लिए एक यूजेबल क्वेश्चन है। फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कॉनकेव मिरर बना दिया है, अवतल दर्पण का निर्माण कर दिया। अवतल दर्पण है, इसके सभी ये वक्रता केंद्र से ये फोकस है, ये इसका ध्रुव है, एम और एन इसके द्वारक के सिरे हैं, ठीक है। और अनंत, और मैंने अनंत बना दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं अनंत और सी के बीच में वस्तु रख दूंगा। यहाँ पे मुझे निकालना है मेरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लेके आते हैं। तो कैसे लाते हैं देखिए, ये ए ये बी, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्या करेंगे, अनंत वस्तु रख दी अनंत और सी के बीच में। अब वस्तु अनंत से आने वाली प्रकाश, सॉरी वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरण आएगी, ये आ गई समांतर प्रकाश किरण। और ये परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस से ये गुजरेगी। और आपको हमेशा याद रखना है, ये जो एफ है ये दोनों का मध्य बिंदु लेना, ताकि एकदम परफेक्ट आपका डायग्राम आएगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या करते थे, एक रेखा तो गुजारते हैं इससे, दूसरी रेखा गुजारते हैं सी से। हमेशा से गुजारते आए हैं, ये गुजार देता हूं मैं, देखो ये मैंने गुजार दी। और ये तिरक रेखा की ये अवलंब किरण कहलाती है। इस रेखा की खास बात क्या है कि जिस पथ पे आती है उसी पथ पे वापस लौट जाती है, मार्ग पे आती है उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। और जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी अर्थात काटेगी, उस बिंदु में मिल जाएगा इसका प्रतिबिंब। तो यहाँ पे इसका बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बोल देते हैं ए डैश और बी डैश। फ्रेंड्स अब इस डेरिवेशन करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आपको इसी में मैंने आपको वीडियो में बताया था, तिर्यक किरणें जिस एंगल पे आते हैं उस एंगल पे वापस लौट जाती है, तिर्यक किरणें वो और बनानी पड़ेगी। उसके बाद पूरा डायरेक्शन इजी हो जाएगा। तो एक रेखा को खींच रहा हूँ, वस्तु से खींच रहा हूँ, तिर्यक किरण यहां से लाएंगे, दर्पण के ध्रुव से जाएगी और ये प्रतिबिंब के यहाँ से लौट जाएगी, ये चली गई। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए, बस इतने समझना आपको, बाकी बहुत इजी है क्वेश्चन। ये आ गया। अब देखो जहाँ पे ये इतने करना आपको, ये डायग्राम ड्रा हो गया। इसका कारण लिखना है कि भाई एक वस्तु है जो अनंत और सी के बीच में रखी है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सी और एफ के बीच में बन जाता है। आकार में छोटा है, देखो आकार वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, आकार में छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है, ये मैंने पहले बता दिया था। अब हम चलते हैं इस डेरिवेशन पे। सबसे पहले डेरिवेशन करने के लिए मैं देखो डायरेक्ट मैथमेटिक्स कहूंगा, हिंदी आप लिख सकते हो जो मैंने बताई है। तो अब डायरेक्ट मैथमेटिक्स चलते तो क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं एक काम करने वाला हूँ, इन दो त्रिभुजों को लूंगा। कौन कौन से त्रिभुज, ए डैश बी डैश और एफ, वे त्रिभुज एम एफ ओ या ओ एम एफ जो देख लेंगे वो कर देंगे। तो देखो लेते हैं, ये मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं इसको एक सीधा मान सकता हूँ क्योंकि ये दर्पण बहुत छोटा है और उसका भी आधा भाग लेंगे तो एकदम सीधी रेखा मान सकते हैं इसको, ये मुड़ा हुआ नहीं एकदम सीधा मान सकता हूँ मैं। इसलिए फिर मैं ये दो त्रिभुज ले सकता हूँ। कौन कौन से त्रिभुज लिखेंगे, उपरोक्त चित्र से, देखो चित्र से करेंगे तो क्या करने वाले हैं, त्रिभुज सबसे पहले पता है मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मुझे 1/f वगैरह चाहिए, मतलब भुजाओं के अनुपात चाहिए। और मुझे अनुपात लाने के लिए सबसे पहले दो त्रिभुजों को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम उनकी भुजाओं के अनुपात लिख सकते हैं, ये इसका नियम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सिमिलर प्रूफ करूंगा, उसके बाद हम भुजाओं के अनुपात लिख देंगे। याद रखिए ना, मैं समरूप सिद्ध कर रहा हूँ, सर्वांग सम नहीं। समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं देखिए, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ वे त्रिभुज, ये ले लेते हैं, ये वाले लेते हैं ओ, फिर आएगा एम और ये एफ। कौन सा त्रिभुज है, ओ एम एफ, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को लिया। और इन त्रिभुजों के अंदर देखो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये मैं एक सीधी रेखा मानूं तो इस पे ये इसको 90 डिग्री मान सकते हैं, मतलब क्या करेंगे इसको 90 डिग्री हम मान सकते हैं। क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री मान सकते हैं। और ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब देखो ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90, मैं छोटा मान के चल रहा हूँ, एक बहुत छोटा भाग, इसलिए ये 90 डिग्री में मैंने मान लिया। अब देखो क्या करेंगे, कोण ए डैश बराबर, आप पूरा भी लिख सकते हो आधा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन जिस एंगल को बताना होता है उसको बीच में लिखना हमेशा। अभी नेक्स्ट में लिखूंगा जब देखना, कोण ओ, कारण भी लिखना पड़ता है। क्या लिखोगे, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, ये पहला कारण हो गया, ठीक है। और दूसरे वाले के अंदर देखें तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या होगा, देखो जिस एंगल को लिखना होता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। तो कोण ए डैश एफ और बी डैश
बराबर है कोण ओ एफ एम। आपको कैसे लिखना है, अगर आप रेखा वाले को लेते हो तो जैसे रेखा वाले को ले लो, जैसे ए डैश वाले लिया तो पहले ओ को ले लो, ऐसे करना। ठीक है, क्या लिखोगे, रीजन बताओ, शीर्षा विमुख कोण। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया शीर्षा विमुख कोण, इतना कर लोगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब दो कोण बराबर सिद्ध हो जाते हैं तो डायरेक्टली दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ये इतना छोटा होता है समरूपता का, आता है क्या लिखोगे, आता है त्रिभुज ए डैश बी डैश, ये वाला त्रिभुज लिख रहा हूँ ना, एफ समरूप है किसके, त्रिभुज ओ एम एफ के। दो त्रिभुज समरूप हो गए, तब समरूप, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूपता की कंडीशन क्या होती है, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखें। तो समरूप है तो उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो देखो जो भुजा काम में आएगी वो भुजा ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं छोटे वाले, याद रखना छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ऊपर रखूंगा। तो छोटे वाले त्रिभुज कौन सा है, ये कौन सा है, बड़ा। तो ए डैश अपॉन बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश अपॉन ये वाली भुजा इसके अनुपात में आएगी। तो मतलब कि ए डैश पर लिखा तो ओ एम लिखेंगे, समझ रहे हो, मतलब कि लाइन वाले को पहले लाइन वाले के बराबर लिखते हैं, बराबर इस इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे किसका, ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा। तो ए डैश एफ अपॉन ए डैश ओ एफ। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, अब डायग्राम पे आते हैं। देखिए ये जो ओ एम चल रहा है ना, ओ एम, ये ओ एम आ रहा, देखो ये समांतरित है, तो क्या मैं ओ एम के स्थान पे, ये देखो समांतर चल रहा है, ओ एम के स्थान पे ये भी लिख सकता हूं। देखो आता है, ये आपको दिखेगा नहीं, इधर लिख देता हूं मैं। क्या करेंगे, आता है देखो चित्र से, क्या जो ओ एम है वो किसके बराबर है, ये भी क्या ओ एम ये वाला इसके बराबर है, लिख दिया। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन, सॉरी ओ एम की जगह क्या रख दूं, ए बी, ये भी मैंने रख दिया, और साथ में क्या चल रहा है, ओ एफ, ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो एक काम और करते हैं, मुझे यूवीएफ चाहिए। यूवीएफ तो देखो सही होता है क्या यूवीएफ। सबसे पहले फोकस से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है ये कहलाती है एफ, क्या कहलाती है, फोकस दूरी स्मॉल एफ, ये हो गया स्मॉल एफ। अब ज्यादा डायग्राम एकदम क्लियर हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ से लिख लेते हैं, वस्तु से, याद रखिए वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है यू, क्या कहलाता है, यू। ठीक है, वस्तु से, दोबारा सुन लें, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी कहलाते हैं यू, और प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी कहलाती है वी। तो ये रहा प्रतिबिंब, इसकी ध्रुव से दूरी कौन सी है, ये वाली। तो मैं यहाँ पे आपके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ये वी है, वी कौन सा है, ये वाली दूरी, और यू कौन सी है, वस्तु की, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ये आ गया। अब देखो यदि मैं चित्र से देखूं तो मुझे ए डैश एफ का मान नहीं पता, चलो अभी बाद में कर लेंगे, एक कंडीशन और करते हैं, फिर लास्ट में अपन इसको कर लेंगे। अब इसको समीकरण दे देते हैं एक, पुनः चित्र में। अब क्या वापस चित्र में देखो, अब क्या क्या करना है, ऐसे दो त्रिभुज लेने जिसकी भुजाओं के अनुपात तो सेम ही है, मतलब ए डैश बी डैश अपन ए बी आ जाए, लेकिन भुजा अलग अलग आए। तो देखो क्या ये त्रिभुज ले सकता हूँ, ए डैश बी डैश ओ, वह त्रिभुज ए बी ओ, ये दो त्रिभुज ले लो। क्या करेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, डायरेक्ट लिख दो आप, तो समरूप है, समझ रहे हो, डायरेक्ट समरूप, एक सिद्ध कर दिया ना, दूसरे की आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर दो। वह त्रिभुज ए बी ओ समरूप है, अतः समरूप है तो उसकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो मैंने एक चीज छोड़ दी, यहाँ पे आप लिख देना, क्या लिखोगे, लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिख देना ताकि उनको रहेगी, हाँ भाई लिख दिया, ये आ गया। अब आता है, अब देखो ए डैश, दो त्रिभुज है तो ए डैश बी डैश अपॉन छोटा वाला त्रिभुज में ऊपर, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू कौन सा त्रिभुज लिया है, ए डैश बी डैश ओ। तो ये वाली भुजा इसके अनुपात में और ये वाली भुजा इस वाली के अनुपात में, मतलब कि ए डैश ओ अपॉन ए ओ, ये आ गया समीकरण नंबर 2। कहां से लिया आप समझ गए, दो त्रिभुज लिया, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात मैंने लिख दिए। अब देखो, अब समीकरण 1 में 2 से देख लो,
समीकरण 1 व 2 से। देखो LHS बराबर है तो RHS तो बराबर होंगे, तो ए डैश ओ कैसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी लिख दो चाहे इसको भी लिख दो, पहले AO इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। यहां तक आ गया आपको समझ में। अब देखो क्या करते हैं, अब इसके बाद ए डैश एफ का मान सबसे पहले आते हैं चित्र में आते हैं। ये देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि फिर जगह कम पड़ेगी अपने पास, इसलिए आता है। क्या करते हैं, देखो जो जो मान यू वी एफ दे रखे हैं ना उनको लिख दो पहले। तो देखो एओ का मान कितना है यू, तो लिख देते हैं आता है एओ इक्वल टू यू, और ए डैश ओ का मान कितना है बी, और ये ओ एफ लिख रहा था मैं इतनी देर से, इसलिए मैं इसको ओ एफ ही लिख रहा हूँ क्योंकि ओ एफ लिखा ना इधर, तो इधर भी ओ एफ लिख देते हैं। कितना आ रहा है एफ। अब चिन्ह परिपाटी पे आता है जो मैंने समझाई थी आपको। क्या करते हैं, दर्पण के सामने आने वाली सभी दूरियां कैसे होती है नेगेटिव, कैसे होती है ऋणात्मक। तो ये बताओ एफ ओ एफ का मान ऋणात्मक होगा धनात्मक, सामने आ रही है सारी दूरियां तो कैसे हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक है, ये इसका चिन्ह होगा, मतलब सभी दूरी कैसे आ रही है ऋणात्मक आ रही है। अब ये अभी काम में लूंगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको देते हैं अगला समीकरण 3, इसको दे दिया समीकरण 3। अब देखो इस समीकरण में देखते हैं, वो ए डैश ओ का मान पता है, ए का मान पता है, ओ एफ का मान पता है, ए डैश एफ का मान नहीं पता। अब इसका मान निकालने के लिए हम करते हैं चित्र से वापस जाते हैं। देखो क्या करते हैं, ए डैश ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू ए डैश एफ, ये रहा ए डैश एफ। ए डैश एफ का मान देखो नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ, यदि ए डैश ओ में से ओ एफ घटा दूं तो ये मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, मैं करूंगा ए डैश ओ में से घटा दूंगा किसको ओ एफ को, अपॉन क्या चल रहा है ये ओ एफ को मैं घटा देता हूँ, ये घटा दिया, और अपॉन क्या चल रहा है ओ एफ चल ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना मैंने सेम टू सेम लिख दिया जो दे रखा था। अब क्या करता है, बस इसको चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया। अब तो सिंपल है, मान रख दो। क्या करेंगे, समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखो, ये रहा समीकरण 3। ए डैश ओ का मान चल रहा है बी, किसका माइनस का बी, ए ओ का मान चल रहा है यू, वो भी किसका माइनस का यू, इक्वल टू ए डैश ओ का मान माइनस का बी माइनस का ओ एफ का मान माइनस का एफ चल ही रहा है, और माइनस का एफ चल रहा है। मैंने क्या किया, सिर्फ मान रखे, कुछ भी नहीं किया। अब देखो ये माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा बी अपॉन यू इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस का एफ हो गया, तो क्या करेंगे एफ तो हो गया प्लस का, और माइनस का बी ऐसा कैसे चल रहा है, एंड माइनस का एफ ऐसा कैसे चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आ गया। अब देखो क्या करते हैं, माइनस एफ को वजह गुणन कर दो, तो वजह गुणन करोगे तो माइनस एफ उधर जाएगा तो एफ में जाएगा। क्या होगा देखो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपकी जगह, तो माइनस के एफ वी, क्या किया माइनस को गुणा कर दिया, और यू को गुणा करते हैं एफ से, तो यू एफ माइनस के वी। ये देखो अब इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एफ वी इक्वल टू यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यू एफ और माइनस का यू वी आ गया फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, माइनस का एफ आएगा इधर, यू भी गया उधर, मतलब ये एलएचएस आरएचएस आपन चेंज कर दो, प्लस बना दो, यू भी इधर आएगा तो प्लस का यू भी इक्वल टू, और ये यू एफ चल ही रहा है, और माइनस का एफ इधर आया तो प्लस का एफ भी। अब क्या करते हैं तीनों, अब देखो यू ये आ गया ना, अब क्या करेंगे प्रत्येक पद के अंदर यू भी एफ का भाग लगाने पर क्या करेंगे, प्रत्येक पद में u इंटू वी इंटू एफ का भाग देने पर, देखो प्रत्येक पद में भाग लगाओ, इसमें भाग लगाओगे यूवी के अंदर, तो देखो यूवी एफ को लगाया तो यूवी से यू कट गया, ए काट के मैं आपको रफली बता देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कैसे कर लगाऊंगा। देखो यूवी के अंदर भाग लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लो रफ में किसका यूवी एफ का, तो ये तो कट ही गया, तो बचा क्या 1/f। अब जैसे यूवी इसमें यू एफ में लगाऊंगा किसका यूवी एफ का, अलग अलग लगाऊंगा याद रखिएगा, और फिर ये इसको मैं रख कर देता हूँ 1 मिनट। और सेकंड कंडीशन में क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा यूएफ में, यूएफ प्लस मेरे पास क्या चल रहा है वीएफ। अब मैं भाग लगा रहा हूँ प्रत्येक पद में, तो मैं अलग अलग लगाऊंगा, समझे, यू वी एफ, यू वी और एफ, ये ऐसे लगाऊंगा भाग। अब देखो इस यहाँ पे यूएफ से यूएफ कट गया, 1/u बच गया, यहाँ से वीएफ से भी कट गया तो 1/u बच जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यूएफ को भाग लगाऊंगा तो मिल जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो ये प्लस में है ना, तो आप चाहे 1/u प्लस 1/v करो या 1/v प्लस 1/u करो। देखो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v आ गया। फ्रेंड्स ये होता है हमारा दर्पण सूत्र, जिस जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 12th क्लास में बोर्ड में लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये होगा हमारा मिरर फॉर्मूला। आवर्तनता कर रहे हैं, आवर्तनता क्या बता रहा है, बोल रहे हैं कि
किसी गोली दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपन बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात कहलाता है आवर्धनता। और एक बात और, आवर्धनता जब भी निकालेंगे तो उससे पहले माइनस जरूर लगेगा, ठीक है, मतलब माइनस का h डैश अपॉन h। दोबारा इसमें आवर्धनता वास्तव में बताएं तो क्या बताएंगे कि भाई आवर्धनता किसी वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता है, मतलब उस वस्तु को कितना बड़ा उसका प्रतिबिंब बना के हमें दिखा रहा है, उस क्षमता को बोलते हैं आवर्धनता। और आवर्धनता की परिभाषा मैंने बताई थी h डैश अपॉन h। अब h डैश क्या है, जैसे ये वस्तु रखी है यहाँ पे, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है नीचे, तो इसका h डैश क्या है, इस h डैश क्या है यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब, और h क्या है यहाँ पे बिंब की ऊंचाई, ठीक है, ऐसे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धनता कहलाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो मैंने कंडीशन लिखी है इनकी, ठीक है, तो इनकी कंडीशन करेंगे तो क्या करते हैं, देखो m का मान माइनस में है इसका, और v का मान u से ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये होता है कि यदि m का मान नेगेटिव है, अर्थात वो कौन से दर्पण के लिए बात हो रही है, अवतल के लिए। अब मुझे कैसे पता चला अवतल है उत्तल है, भाई कौन कॉन्वेक्स से कैसे पता चलता है, देखिए m इक्वल टू माइनस का h डैश अपॉन h चल रहा है, देखो माइनस। अब आता हूं मैं मिरर पे, ये कौन सा दर्पण है, अवतल। सब देखो इसके अंदर u और v दोनों सामने आ रहे हैं दर्पण के, कैसे होंगे, माइनस के, चेन परिवर्तन बता चुका हूं, माइनस का होंगे, ये माइनस का h डैश। अब देखो एक कंडीशन हो रहा है h डैश और ये लिख रहे हैं, तो इनके दर्पण से दूरी भी लिख सकते हैं, सॉरी दर्पण के दूरी से दूरियां भी लिख सकते हैं। दूरियां कैसे, जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी v है तो इसको लिख सकते हैं v, इसको लिख सकते हैं h डैश चल रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे u, समझ रहे हो, मतलब कि दूरियों को भी h डैश में दूरियों को भी लिखा जा सकता है, तो h डैश के स्थान पे लिख दिया, u के स्थान पे लिख दिया, और ये माइनस चल ही रहा था माइनस लगा दिया, आ गया। अब देखो क्या करते हैं, अब मुझे m का मान निकालना है, कौन से दर्पण के लिए, अवतल के लिए। दोनों दूरियां माइनस सामने है तो ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव कर दिया, ये माइनस हो गया प्लस, तो m का मान हो गया माइनस का u अपॉन v अपॉन u। देखो m का मान माइनस में है और माइनस में है तो मुझे पहले से पता लगा रही है m का मान माइनस, मतलब कौन सा दर्पण है, अवतल। सेकंड कंडीशन v का मान बड़ा है, मतलब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, अवतल है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, माइनस में है, और देखो दर्पण के सामने और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आकार में बड़ा बनेगा, क्योंकि v का मान ज्यादा है तो आकार में बड़ा हो जाएगा। m का मान माइनस में है लेकिन u और v पे है, अर्थात इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि अवतल दर्पण में है, आप दर्पण तो छोड़ दो, लेकिन आप बताओगे क्या कि प्रतिबिंब कैसा बनना, बस ये बताना। तो हम क्या बताएंगे कि m का मान माइनस में है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और सेम आकार का बनेगा, ये और बराबर ना सेम आकार का हो गया। इस प्रकार माइनस m का मान ऋणात्मक है लेकिन v का मान इससे छोटा है, इसका मतलब क्या है कि भाई वस्तु तो बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, माइनस का m है, इसका मतलब उल्टा और वास्तविक है। माइनस m से आपको क्या पहचानना है कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है या वास्तविक है, ठीक है, ऐसे बताना है, समझ गए। मतलब माइनस m क्या बता रहा है, उल्टा है, उल्टा और वास्तविक को ये बता रहा है। आपको क्या याद रखना है कि माइनस m उल्टे वास्तविक को बताता है। अब प्लस m है, प्लस m कब आएगा, जब प्रतिबिंब पीछे बने, क्योंकि वस्तु को तो सामने रखेंगे हमेशा, वस्तु को हमेशा सामने रखेंगे, तो वस्तु को सामने रखते हैं तो वस्तु को माइनस की, जो कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, सपोज करो इधर, तो प्रतिबिंब की दूरी कौन सी आएगी, प्लस की, तो ये माइनस कैसा हो गया, प्लस का, तो m होगा, m कैसा हो गया, प्लस का, ये प्लस का आ रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, प्लस m है ना, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और u से बड़ा है, मतलब आकार में बड़ा बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसके एग्जांपल, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एग्जांपल्स। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। वीडियो देखते रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।